जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर कुछ खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर, इमरान खान साहब को गुज़िश्ता 4 माह से उनके जाती मॉलिज तक रसाई नहीं दी गई। उनके डॉक्टर को अलाउ नहीं किया जा रहा कि वो जाएं, उनका चेकअप करें। इस हवाले से अदालत का हुक्म भी मौजूद है। आखिरी दफा 4 नवंबर को उनको रसाई दी गई थी, उनके डॉक्टर को, खान साहब तक। इस हवाले से इमरान खान साहब के वकील खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने ये सामने एक ट्वीट किया जिसे आप देख सकते हैं। इस ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा है कि इमरान खान को 4 नवंबर से अभी तक जाती डॉक्टर तक रसाई नहीं दी जा रही। हालांकि इस बाबत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी मौजूद है। बुनियादी हकूक की पामाली की ये बदतरीन मिसाल है। जेल हुकाम से बार बार कहने के बावजूद भी डॉक्टर की रसाई नहीं दी जा रही। तो जनाब, इन हालात के अंदर जो है खान साहब जेल काट रहे हैं। दूसरी जानिब परवेज मुशर्रफ साहब का एक पुराना क्लिप जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था कामरान शाहिद साहब को, वो काफी वायरल हुआ है। उसमें वो ये बता रहे हैं परवेज मुशर्रफ साहब कि नवाज शरीफ के लिए अटक किले में गुलाब जामुन, मिठाइयां और खाने आते थे। नवाज शरीफ अटक किले में वॉलीबॉल खेल रहे होते थे। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि नवाज शरीफ को दबाओ। ये परवेज मुशर्रफ साहब का एक पुराना इंटरव्यू है, उसका क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुआ है। एक सीनियर सहाफी हैं जो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक अखबार के साथ वाबस्ता थे और अब वो एक आलमी नशरियाती इदारे के साथ वाबस्ता हैं। और मेरे पहले वो एक तरह से डेस्क एडिटर भी थे। जब मैं खबर लिखता होता था तो वो उसको देखते थे, एडिट करते थे या उसको फाइनल उसका अप्रूवल देते थे। और वो इस वक्त आलमी नशरियाती एक इदारे के साथ काम कर रहे हैं, मुल्क में नहीं बाहर। उन्होंने मुझे बताया कि जब नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया और उनको अटक किले ले गए तो वहां पे इनके बहुत ज्यादा खाने आते होते थे और खानों में मुरब्बे भी होते थे, डिफरेंट किस्म के खाने होते थे। और वहां पे जो एसएसजी की गार्ड और दीगर गार्ड लगी हुई थी, वो गार्ड वाले भी सारा वो खाना वगैरह चेक करते होते थे। और एक दिन उस गार्ड में, उसमें पुलिस की गार्ड भी थी, दीगर गार्ड भी थी। तो उन्होंने, गार्ड वालों ने इनको बताया कि हम हैरान है कि यार ये इतने खाने, इतनी मिठाइयां, इस किस्म के मुरब्बे आते हैं और इतनी जल्दी जो है वो डब्बे खाली होके बाहर भी आ जाते हैं फिर, और दोबारा घर से नई चीजें आती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मियां साहब जब अटक के किले में भी थे उस वक्त भी उनको घर से खाने आते थे। और खान साहब को 1.5 साल होने वाला है, यहाँ पे एक दिन भी घर से खाना नहीं दिया गया और जो उनके जाती मॉलेज है उन तक रसाई भी अब नहीं दी जा रही। तो ये खबर देख के, खालिद यूसुफ चौधरी साहब की ट्वीट देख के मुझे वो परवेज मुशर्रफ का क्लिप और वो जो सीनियर सहाफी ने मुझे बताया था वो खबर याद आ गई। पर एनीवे, कुछ मजीद खबरें भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। चीनी के हवाले से वजीर आजम साहब ने कहा है कि चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इकदाम उठाए जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जेर सदारत मुल्क में चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने हुकाम को चीनी के हवाले से कहा कि जनाब उसकी कीमत को कंट्रोल किया जाए। मुल्क में एक वाफर मिकदार में चीनी मौजूद है और चीनी की कीमत ऊपर ना जाए। रमजान से पहले ही चीनी की कीमत 160 रुपए किलो तक पहुंची हुई थी। और अब इस दफा हुआ ये है, हमें ये बताया किसानों ने, चेयरमैन किसान इत्तेहाद फाउंडेशन जो है महमूद बुखारी साहब, उन्होंने हमें बताया, टीवी एक प्रोग्राम के अंदर बताया कि जनाब इस दफा गन्ना हम लोगों से सस्ता खरीदा गया है लेकिन चीनी महंगी मिल रही है। और गन्ने की जो पेमेंट है, जो इमरान खान साहब के 3 साल दौर के अंदर किसी दिन एक दिन भी लेट नहीं हुई, फौरन गन्ने की जो है वो पेमेंट हो जाती थी। लेकिन इस दफा जो पिछले साल की गंदम थी उसकी पेमेंट अभी हुई है कोई 2 महीने पहले। और गन्ने की बहुत सारी जो ट्रालियां जाती थी उसमें जिसे कहते हैं कि कट लगाना, पूरी तोलना नहीं, और बहुत सारे मसाइल का सामना रहा और गन्ने की कीमत भी सही नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद जो चीनी है वो मार्केट के अंदर महंगी मिल रही है। दूसरी जानिब आपको याद होगा कि गंदम के मामले पे क्या हुआ, किसानों के साथ क्या किया गया, उनकी गंदम नहीं खरीदी गई। कहा गया कि जी ओपन मार्केट में बेची जाएगी, ये होगा वो होगा और ये खुद बेच सकते हैं। लेकिन दूसरे सूबों को भी मना कर दिया गया कि वहां पे कोई गंदम नहीं बेच सकता पंजाब से। अब हालत यह है कि वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की पैदावार 11% कम होकर 28 मिलियन मैट्रिक टन से नीचे आने का खदशा है। पाकिस्तान को अब $1 अरब की गंदम बाहर से मंगवाना पड़ेगी अगर ऐसा हुआ। तो किसान के साथ जो हमने किया तो उसका अब सिला हमें मिल रहा है। उसके साथ साथ मौसमी हालात, बारिश की कमी का भी जिक्र है। अच्छा जी, मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में, हम न्यूज पे यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोग्राम हुआ और वहां पे एक बच्ची ने कहा था कि जी असल मसला ये है कि ये जो मौरूसियत आप लोगों ने हमारे ऊपर थोप दी है
कि जी हमजा शहबाज आएगा, उसके बाद जनाब मरियम नवाज आएंगी, उसके बाद कोई और आएगा। ये असल मसला है, ये असल अलमिया है जो हमारे साथ हो रहा है। अब उस बच्ची ने एक और वीडियो रिकॉर्ड की है, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी तनकीद से किसी को इशू नहीं होना चाहिए और इसे पॉजिटिव लेना चाहिए, आज़ादी राय हमारा आईनी हक है। उस बच्ची ने कहा है कि जनाब मुझे मुख्तलिफ किस्म की जो है थ्रेट्स मिल रही हैं, धमकियां मिल रही हैं। हो सकता है कि सोशल मीडिया पे उसको कोई तनकीद का निशाना बना रहा हो, या मुझे नहीं पता डिटेल्स क्या हैं उस थ्रेट्स की, लेकिन बच्ची की एक वीडियो अब काफी ज्यादा वायरल हुई भी है। ये वही बच्ची है जिनसे मंसूर अली खान ने पूछा था कि अगर मरियम नवाज की तस्वीर वाला इश्तिहार आपके सामने आ जाए तो आप क्या करते हैं। तो बच्ची ने आगे से कहा था कि हम देखते नहीं, चैनल बदल देते हैं, और मौरूसियत का भी उन्होंने जिक्र किया था आगे। पर एनीवे अब वो बच्ची की एक और वीडियो वायरल हुई है, और जिसमें वो ये बात कर रही है कि भाई मेरी जो तनकीद थी इसको आप तामीरी तनकीद लें, इसके ऊपर किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। आजादी राय है, हमारा हक है कि हम इस किस्म की तनकीद कर सकें। अच्छा, जो इमरान खान साहब ने कॉलम लिखा है टाइम मैगजीन में, उसके हवाले से इरफान सदीकी साहब ने कहा है कि अमरीकी मैगजीन में इमरान खान का मजमून पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने की मजमूम कोशिश है। मजमून पाकिस्तान की आलमी सतह पर शबी को मजरूह करने की कोशिश है, सेनेटर इरफान सदीकी साहब। तो भाई जो बाकी हुकूमती इकदाम हो रहे हैं यहाँ पे, जो कुछ हुकूमत कर रही है, उससे तो पाकिस्तान का चेहरा बड़ा बेहतरीन तरीके से बाहर पेश किया जा रहा है ना। हुकूमत को खुद भी देखने की जरूरत है कि हुकूमत क्या कुछ कर रही है, हुकूमती इकदाम क्या है, किस तरह मामला को चलाया जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो इसमें एक लंबी तफसील है, मैं उस सारी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ पूरे साल के इश्तिहारात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 60 सफ़े के अखबारात में इश्तिहारात, लेकिन अगर कोई चीज जेरे बहस है तो वो जेल से लिखा गया एक आर्टिकल इन सारी चीजों के ऊपर भारी आ गया है। क्यों भारी आया? क्योंकि उसका जो कंटेंट है, उसका जो मवाद है, उसके अंदर जो चीज लिखी गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो जेरे बहस है। बाकी जो इश्तिहारी कैंपेन्स चलाई जाती हैं, उन कैंपेन्स के ऊपर तनकीद होती है, उनके मवाद के ऊपर, कंटेंट के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता, इसलिए कि उसको कोई अहमियत ही नहीं देता। तो ये एक समझने की चीज है। बाकी मोहसिन नकवी साहब के ऊपर भी बड़ी तनकीद होती रहती है, आपको पता है वो हमारे वजीर दाखिला भी हैं और चेयरमैन पीसीबी भी हैं। अब उस हवाले से अता तारड़ साहब ने कहा है कि मोहसिन नकवी पर तनकीद करने वालों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसी मोहसिन नकवी की चेयरमैनशिप में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में वनडे सीरीज में शिकस्त दी, इंग्लैंड को पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी, टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में बड़े टूर्नामेंट का प्रेशर लिया, परफॉर्म नहीं कर सके। हार जीत खेल का हिस्सा है, इंशाल्लाह बेहतर दिन आएंगे। मैच हार गए, हिम्मत मत हारो। अता तारड़ साहब ने कहा जनाब खेल में हार जीत होती रहती है, आप मैच हार गए तो क्या हुआ, हिम्मत ना हारें। अब वो कुछ सोशल मीडिया पे आपको पता है बच्चे बड़े शैतान हैं, बच्चे इस तरह की चीजें भी लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया। हम तो देखे ना, इलेक्शन हार के हमने हुकूमत भी बना ली, तो हार जीत होती रहती है। अब ये मुबैना एक इल्जाम है जो तहरीक इंसाफ के लोग लगाते हैं कि इलेक्शन हार गए थे ये लोग और इन्होंने हुकूमत बना ली, पर अनफॉर्चुनेटली चैंपियंस ट्रॉफी में हम हार के ट्रॉफी नहीं ले सकते। इलेक्शंस के अंदर तो मुबैना तौर पे हार के आप हुकूमत बना सकते हैं, जो इल्जाम आप पे लगता है, पर यकीनन ये इल्जाम दुरुस्त नहीं होगा। ये तो बड़ी एक मकबूल हुकूमत है और यकीनन अवाम के वोटों से ही आई होगी। पर एनीवे मैं इस लंबी बहस में नहीं जाना चाहता। आपकी इसके बारे में क्या राय है, चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में और हार जीत के बारे में, जरा कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छा, आखिर में इंटरनेशनल खबर, ज़ेलेंस्की साहब के साथ जो कुछ हुआ वहां पे अमेरिका में, वो तो पूरी कौम ने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे ज़ेलेंस्की साहब की वहां पे इज्जत अफसाई हुई, कैसे उनको एक तरह से जिसे कहते हैं सफारती रगड़ा लगाया गया। अब ये जो ज़ेलेंस्की साहब हैं, इनका अपना किरदार भी बड़ा जो है ना शैडवी किस्म का किरदार है। ये कोई इतनी साफ सुथरी शख्सियत नहीं है। इन्होंने अपनी जितनी भी मुखालिफ वहां पे जमाते हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, बल्कि ये सामने आप देख सकते हैं, ये ईयू की अपनी रिपोर्ट है जो अभी भी ईयू की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, जो ईयू और यूक्रेन का समिट हुआ था उसके हवाले से, कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स एंड आउटलाइंग ऑफ अपोजिशन पार्टीज इन यूक्रेन, इस चीज के ऊपर बात होनी थी। आगे उसमें कुछ चीजें अगर आप देखें, उसमें जो लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूं। ज़ेलेंस्की's गवर्नमेंट outlawing all opposition parties, the criminalization and persecution of citizens on ideological grounds is also intensifying। यानी कंट्री के अंदर
दिन ब दिन इनके अंदर जोर पकड़ता जा रहा है कि इस तरह की चीजों के ऊपर जो मुखालिफ ख्यालात रखने वाले लोगों को की परसिक्यूशन हो रही है, उनके ऊपर मुकदमात चलाए जा रहे हैं, उनको कैद किया जा रहा है। इसी के अंदर लिखा हुआ है कि 2023 में आफ्टर बीइंग अरेस्टेड बाय एक उनके इदारे का नाम लिखा हुआ है एंड एक्यूज्ड ऑफ पोजेसिंग पब्लिकेशंस फ्रॉम अगेन जो पिछली प्रेसिडेंसी थी उस दौर की कोई उन्होंने कोई चीज कोई मटेरियल कोई अशाती मटेरियल उनके पास था, उस वजह से इस शख्स के ऊपर जो एक 61 साल शख्स था उसके ऊपर मुकदमा चला के उसको 10 साल कैद की सजा सुना दी गई 2023 के अंदर। और अभी भी जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं उन सब के ऊपर उसने पाबंदी लगाई हुई। इलेक्शन ये वहां पे करवाता नहीं है, इसीलिए ट्रंप इसको डिक्टेटर कहते हैं कि ये डिक्टेटर है। ये कौन सा अवामी मैंडेट लेके बैठा हुआ है, फिर जबरदस्ती लोगों को जो है फौज के अंदर भर्ती किया जा रहा है। वहां पे लोग लड़ना नहीं चाहते, लेकिन इसने जबरदस्ती जंग रखी हुई है। अगर ये जंग जारी रहेगी तो इसका इक्तदार भी जारी रहेगा और ये खाम खा मगरिब की डार्लिंग बना हुआ है और बड़ा इसको हीरो बना के पेश किया जाता है। ये सामने आप गार्डियन की खबर भी देख सकते हैं कि यूक्रेन सस्पेंड्स 11 पॉलिटिकल पार्टीज विद लिंक्स टू रशिया, यानी ये मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस थी। वो तमाम पार्टियां जो ज़ेलेंस्की के ऊपर तनकीद करती थी उस सब के ऊपर जनाब उसने पाबंदी लगा दी। तो ये हो रहा है यूक्रेन का जो मामला जिस तरीके से आपको बताया जाता है, जिस तरीके से मीडिया के अंदर रिपोर्ट होता है, वो ऐसा है नहीं है। वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें रशिया का कसूर भी है, इसमें मगरिब का कसूर भी है, इसमें नेटो का किरदार भी है और फिर ज़ेलेंस्की साहब जो है उनका अपना किरदार भी है। एक दिन कोशिश करूंगा कि 2014 से शुरू होने वाला मामला, वैसे तो ये मामला बहुत पीछे जाता है, उस वक्त क्या हुआ, किस तरीके से वहां पे क्या हुआ, रशिया के क्या तहफुजात हैं, किस जगह पे जो समुंदर के करीब भी वहां पे 2-3 दफा रशियन और दीगर जो वहां पे जिसे आप कह सकते हैं उनके बहरी जहाज हो जाएं या हवाई जहाज हो जाएं एयरफोर्स के, वो एक दूसरे के सामने आई। ये काफी अरसे से एक मसला चल रहा है, थोड़ा सा पेचीदा मसला है, पर एनीवे एक कोशिश करेंगे कि एक दिन वीडियो बना के आपके साथ तफसीली जो है इसका जो रियल मसला है दोनों ममालिक का या खित्ते का वो आपके साथ शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही, बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।